हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से ले मैं स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओह बाय द वे, आज आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस मिल सकता है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम बकर बकर ना करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट इट। लंजा, लंजा, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं हूँ विंग, तुम्हारा विंग। मेरा नाम विंग है। लंजा। पूरे 3 दिन बाद आज लानवांग जी को होश आया। आंखों को खोलते ही वो एक अनफेमिलियर सा जगह को फील किया। ये सीलिंग कुछ अलग दिखता है और उसके सपने में वो आवाज। लानवांग जी चारों तरफ देखने लग गया था। उसने देखा कि वो बेड पे है और स्लाइन के आवाज आ रहा है। चारों तरफ मशीन है। आंखें घुमाते हुए वो उस जगह को स्कैन करने लग गया था। वो एक हॉस्पिटल में है। स्लाइन चल रहा है। वो बेड पे है। आइमा उसके बेड के पास है। वो यहाँ कैसे आया? वो अपने खुद के हाथ और पैर को हिलाने की कोशिश किया। क्या हुआ है उसे? मुझे क्या हुआ है? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? लेकिन मैं अपने शरीर में वापस आ चुका हूँ। मैं और विंग के बॉडी में नहीं हूँ। विंग के बाद याद आते ही उसने सोचा, विंग कहाँ है? वो कहाँ है? वांग जी, तुम्हें होश आ गया? रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। लानवांग जी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। इतने सालों बाद आइमा को अपने इतने करीब देख के, सालों बाद आइमा के मुंह से वांग जी नाम को सुन के आइमा उठ के उस रूम से बाहर चला गया था। लेकिन कुछ देर बाद ही डॉक्टर के साथ आइमा वापस आ चुकी थी। डॉक्टर आते ही जल्दी से उसे चेक करने लग गया था। मिस्टर लानवांग जी, आपको होश आ गया? थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। ये बोल के डॉक्टर ने उसकी आंखें, लिप्स सब कुछ चेक करने लग गया था। एक पल के लिए लानवांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बहुत ज्यादा एनॉय फील हो रहा था। पहले से उसे तो किसका टच पसंद नहीं है। ऊपर से जब भी वो अपने शरीर में वापस आया, उसने क्या देखा? बहुत सारा सुई उसके शरीर में लगे हुए हैं क्योंकि स्लाइन चल रहा है उसके। वो पहले से इंजेक्शन में इतना डरता है और ऊपर से ये डॉक्टर उसके आईज, लिप्स और फेस को लेकर छेड़खानी कर रहा है। अगर उसके हाथ में स्लाइन लगा हुआ नहीं रहता ना, तो अभी वो इस डॉक्टर को एक मुक्का मार देता। जोर से ब्रीथ लीजिए। हाँ, धीरे धीरे छोड़िए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर टेथोस्कोप से उसको चेक कर रहा था। आइमा ने पूछा, डॉक्टर वो अभी कैसा है? आइए इधर, बोलते हुए डॉक्टर और आइमा बाहर चला गया था। वो दोनों बाहर जाने के बाद लानवांग जी फिर से अपने सोच में डूब गया था। मैं यहाँ पे इस हॉस्पिटल में कैसे आया? मुझे क्या हुआ है? मैं यहाँ से कितने दिनों से हूँ? कितने महीनों से? और विंग? ये सब सोचते हुए फिर से लानवांग जी को नींद आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था। उसकी आंखें कब बंद हो गया उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह लानवांग जी खिड़की के बाहर की तरफ देख रहा है। वांग जी, आइमा ने उसे बुलाया। लानवांग जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वो अभी तक विंडो की तरफ ही देख रहा था। आइमा ने एक डीप ब्रीथ लिया और फिर बोला, ठीक है, मिस्टर हान तुम्हारे साथ मिलने आया है। तभी अचानक से केबिन का दरवाजा खुल गया। वांग जी! लानवांग जी ने देखा, ये मिस्टर हान था। वांग जी, तुम ठीक हो? मिस्टर हान? अचानक से लानवांग जी के मुंह से मिस्टर हान सुन के मिस्टर हान के फेस का मुस्कुराहट थोड़ा कम हो गया था। लेकिन फिर भी वो लानवांग जी के पास गया और फिर बैठते हुए बोला, मैंने सुना कल रात तुम्हें होश आया था। आइमा ने जवाब दिया, कल रात उसका होश तो आया था, लेकिन कुछ देर बाद ही वो फिर से बेहोश हो गया था। सुबह फिर से उसे होश आया है, लेकिन ना वो कुछ खाया है ना कुछ बोला है। एक शब्द तक नहीं। हाँ, सिर्फ एक ही बात बोला है कि उससे कोई मिलने आया है कि नहीं। हान, तुम्हें उससे बात करके देखो, कुछ होता है कि नहीं। ये बोल के आइमा एक बार लानवांग जी की तरफ देखा, जो कि अभी तक विंडो की तरफ देख रहा है, और फिर वो केबिन से बाहर चली गई थी। मिस्टर हान चेयर को खींचते हुए लानवांग जी के बेड के और पास आया और फिर एक टैब निकाल के लानवांग जी को दिया। उस टैब में न्यूज चल रहा था। चाइना के नंबर 1 बॉक्सिंग फाइटर एम्परर यानी कि लानवांग जी के अगेंस्ट साजिश किया था रियो फैंग ने।
ये कुछ शब्द सुनते ही लानवांग जी की आंखें चौड़ी हो गया था। उसने अपनी क्वेश्चन भरी निगाहों में मिस्टर हान की तरफ देखा। मिस्टर हान ने जवाब दिया, रियो के अगेंस्ट कोर्ट में अभी तक केस चल रहा है और उसके पापा को कंपनी के शेयर से हटा दिया गया है। उसके साथ साथ उनका जो ड्रग्स का इलीगल बिजनेस था उसके अगेंस्ट भी केस चल रहा है। रियो खुद ही अपने सारे गुनाह को कबूल किया है, अपने और अपने डैड के अगेंस्ट गवाह बना है। लानोंग जी और भी शौक होते ही पूछा, कैसे? कैसे मतलब? सच बताओ वांग जी, तुम इतना कुछ सोच रखे थे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मतलब और क्या? उस दिन जिस दिन तुम रियो के साथ मिलने गए थे ना, उस दिन के बाद जब तुम जा रहे थे और जाते वक्त मुझसे मेरा घड़ी मांग लिए थे, तभी मुझे डाउट हुआ था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। क्योंकि तुम्हें याद है उस दिन जिस दिन हम मिस ली के घर पे सब बैठे थे, मस्ती कर रहे थे। विंग अंकल हान की तरफ देखते हुए बोला, अंकल आपके घड़ी बहुत खूबसूरत है। ओह ये मैंने खुद को गिफ्ट किया है। बहुत खूबसूरत है। ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बहुत काम की भी चीज है। हाँ, घड़ी तो काम की चीज होती ही है, उससे हम समय देख पाते हैं ना। अरे वो वाला काम की चीज नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि लास्ट कुछ दिनों से ना मेरे घर पे चोरी हो रहा था। क्या चोरी? हाँ, मेरे घर से रेगुलर मछली चोरी हो रहा था। कोई आके हमेशा मेरा कीमती खाना चुरा रहे थे, खास करके फिश के डिशेस। ओह फिर? और क्या, तुम्हें तो पता है मेरे अलावा मेरे घर पे और कोई भी नहीं रहता, तो मैं बहुत टेंशन में था कि कोई डाकू तो नहीं आया। इसलिए मैं कुछ सोच रहा था, तभी मैं इस घड़ी का एडवर्टाइजमेंट देखा ऑनलाइन पे। इसके अंदर एक मिनी कैमरा भी है, पता है। मैंने इस घड़ी को अपने घर पे रखा और फिर अपने टैब के साथ सेट कर दिया था। और फिर मुझे पता चल गया कि वो डाकू कौन था। कौन था अंकल? वो एक कैट था, पता है। ये बस सुनते ही विंग और हुआन हंसने लग गया था। अंकल आप एक कैट को डाकू बोल रहे हैं? हुआन भी उसके साथ हंसने लग गया था। हाँ हाँ, तुम दोनों तो हंस लो, मेरा तो ऐसे ही वो सब पैसा पानी में चला गया। वो तो अच्छा है कि मैंने ये घड़ी वाला खरीदा था, वरना मिनी कैमरा लेके मैं क्या करती। वो दोनों फिर से हंसने लग गया था। हे तुम दोनों अब भी क्यों हंस रहे हो? मिस्टर हान लानवांग जी की तरफ देखा। तुम्हें उस दिन के बाद तो याद ही है ना? फिर उस दिन जब तुमने मुझसे वो घड़ी मांगा तो मैं समझ चुका था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, कुछ प्लान तो है तुम्हारे पास। उसके बाद लानवांग जी ने अपने डीप वॉइस में पूछा, उसके बाद तुम जब गाड़ी में बैठ के मुझे मैसेज किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने के लिए और घड़ी के कैमरा को लाइव में सेट करने के लिए, तब मैं समझ चुका था कि कुछ तो सीरियस होने वाला है। मैं तुम्हारी बात सुन के वही किया था। पर पता है क्या, मैं तब भी तुम्हारा पूरा प्लान नहीं समझा था कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तुम्हें लेके बहुत टेंशन में था वांग जी, लेकिन मीडिया वाले को संभालते हुए और वो सारे पब्लिक के भीड़ संभालते हुए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे दिमाग में कुछ काम ही नहीं कर रहा था। मीडिया के बहुत सारे क्वेश्चंस एंड पब्लिक के वो सारे चीख में मैं फ्रस्ट्रेट होते जा रहा था। ऊपर से कंपनी का भी प्रेशर के पापा, वो इंसान भी तुम्हें हटाने के लिए अपना जी जान लगा दिया था। लेकिन तभी अचानक से स्क्रीन में लाइव फुटेज स्टार्ट हो गया था। सबके सामने उस स्क्रीन में देखा जा सकता था कि रियो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। तुम तभी उसे पुकारे और फिर कोच और उनके बेटी मिकी के बारे में पूछताछ करना स्टार्ट किए। तब तुम्हें पता भी नहीं वांग जी कि मीडिया का हालत कैसा था। वो हर एक पल मीडिया एंड पब्लिक चीख रहा था, बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे एंड उसके ऊपर वो लाइव फुटेज। तभी मैं तुम्हारे प्लान को समझ चुका था कि तुम रियो से ही अपना गुनाह को कन्फेस करवाने वाले हो। सभी देख पा रहे थे रियो के हर एक शब्द को एंड वो तुम्हें किस तरीके से मार रहा था। मिस्टर फैंग इन चीजों को बंद करने की बहुत कोशिश किया था। लाइफ को बंद करने के लिए अपने आदमी को भी लगा दिया था। मैंने इस चीज़ को संभाल तो लिया था उस वक्त, लेकिन मेरा टेंशन तो तुम्हें लेके था, क्योंकि मैं लाइफ में देख पा रहा था कि रियो के सामने तुम किस तरीके से मार खा रहे हो। मुझे रहा नहीं गया, मैं पुलिस लेके उस जगह पे पहुंच गया था। तब तक लाइफ में जो कुछ देखना था वो लोग देख लिए थे। तुम बेगुनाह तभी साबित हो चुके थे। मैं जब क्रॉप्स को लेके तुम्हारे पास पहुंचा तब देखा कि तुम बेहोश होने वाले हो और तुम्हारे फेस में एक सेटिस्फाइड स्माइल। मुझे ये देख के तो अच्छा लग रहा था, लेकिन तुम्हारी हालत देख के वांग जी मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा बेटा कि उस वक्त तुम्हारी हालत देख के मेरा क्या हालत हो गया था। तुम्हें ऐसे खून में लथपथ देख के, बेहोश होती हुई देख के मेरा क्या हालत हुआ था। फिर उन्होंने लानवांग जी के सर पे पैट करते हुए बोला, लेकिन मैं खुश हूँ बेटा कि और कोई तुम्हें क्रिमिनल नहीं बोलेगा। उस दिन से तुम सिटी हॉस्पिटल में हो, 3 दिन से तुम बेहोश थे। हाँ, तुम्हें पता नहीं कि मेरा, तुम्हारा आइमा और हुआनगी का क्या हालत हुआ था।
कोच और मिकी को भी हॉस्पिटल में हम एडमिट किए थे। वो दोनों तो डेंजर से बाहर थे, लेकिन तुम्हारा हालत सबसे खराब था। तुम्हारा लेफ्ट पैर में फ्रैक्चर हुआ है। तुम्हारे राइट हैंड के शोल्डर में सर्जरी करना पड़ेगा। सब कुछ बोलने के बाद मिस्टर हान ने लानवांग जी की तरफ फिर से देखा और फिर बोला, वांग जी बेटा, खुद को दोबारा इतने डेंजर में मत डालना प्लीज़। ये तुम्हारे अंकल का रिक्वेस्ट है तुम्हारे लिए। लानवांग जी कोई भी जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ मिस्टर हान की तरफ देख रहा था। कोई रिस्पॉन्स ना पाके मिस्टर हान ने लानवांग जी से पूछा, क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहते? क्या कोई मुझसे मिलने आया था? मतलब कौन आएगा? समझ गया, मतलब वो नहीं आई। वांग जी तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ठीक से बोलो। लानवांग जी कोई भी जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ अपने आंखें को बंद कर लिया। मिस्टर हान को अचानक से फील हुआ कि लानवांग जी पहले जैसे फिर से कोल्ड वैसा ही बन गया है। कुछ दिन पहले वाला वो स्वीट सा वांग जी और नहीं है, जो कि उसे अंकल बुलाता था। उन्होंने एक डीप ब्रीथ लिया और फिर बोला, मिस ली के साथ एटलीस्ट बात करो, वो तुम्हारे लिए बहुत टेंशन में थी। एनीवेज, डॉक्टर तुम्हारा शोल्डर के सर्जरी के लिए बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। सीरियस कंडीशन है। तुम्हारा पैर का प्लास्टर खोलने के बाद ही तुम्हारा सर्जरी होगा। ये बोल के मिस्टर हान ने फिर से कुछ देर लानवांग जी की तरफ देखा, जैसे कि कोई जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन चुप्पी और डीप ब्रीथ की आवाज़ के अलावा और कुछ भी नहीं आया। मिस्टर हान जैसे बेबस था, वो बस वहाँ से चला गया था। मिस्टर हान के जाने के बाद ही लानवांग जी फिर से अपने आंखें को खोला। तुम वादा किए थे विंग, तुम्हें तो पता है ना मेरी हालत कैसा है, लेकिन फिर भी तुम एक बार भी नहीं आया मुझसे मिलने। क्यों विंग, तुम क्यों नहीं आए? तुम खुद ठीक तो हो ना? ठीक है, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। मैं भी तो तुमसे वादा किया था ना विंग, मिलने का। 3 हफ्ता बीत चुका था। लानवांग जी अपने बिस्तर में ही पड़ा था, बल्कि बोला जाए तो वो पड़े रहने में मजबूर था। उसका बेड से उतरने का कोई रास्ता नहीं था। इन्हीं 3 हफ्तों में उसने सिर्फ इंतज़ार किया है किसका? विंग का। विंग आएगा। उसने वादा किया था कि वो आएगा, लेकिन वो कहाँ है? आज उसका पैर का प्लास्टर खोला गया है। आइमा उसके पास बैठा है। वांग जी, डॉक्टर ने बोला है इमीडिएटली तुम्हारे शोल्डर के ऑपरेशन करने के लिए। वो सर्जरी बहुत ज़रूरी है। लोग और वेट करने में मना कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 वीक्स हो चुका है। एज सुन एज पॉसिबल ये सर्जरी करना ही पड़ेगा, वरना हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ ही चला जाएगा। मैंने तुम्हारे वानिया के साथ बात की थी और उन्होंने तुम्हें स्ट्रिक्ट बोलने के लिए बोला है कि और वेट ना करने के लिए। मैंने डॉक्टर के साथ बात किया है, कल ही तुम्हारी सर्जरी है, ठीक है? लानवांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। आइमा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वांग जी क्या तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? क्या तुम मुझे बोलोगे तुम क्या सोच रहे हो? आइमा को बोलो, अच्छा फील करोगे बेटा। लानवांग जी ने आइमा की तरफ देखा और फिर बोला, क्या इन 3 हफ्तों में कोई भी मुझसे मिलने को नहीं आया था? आइमा ने लानवांग जी के आंखों की तरफ देखा, जैसे कि वो उसके आंखों से झांकने की कोशिश कर रहा है कि लानवांग जी एक्चुअली क्या बोलना चाहता है। फिर उन्हें बोला, हाँ आए थे, बहुत से लोग आए थे, तुम्हारे बहुत सारे फैंस, मीडिया वाले, ऑफिस के बहुत सारे लोग, पुलिस, कोच और भी बहुत सारे लोग, लेकिन शायद तुम इनमें से किसी की भी बात नहीं कर रहे हो, है ना? लानवांग जी ने अपनी आंखें को बंद किया और एक डीप ब्रीथ लेते हुए बोला, वो नहीं आया। वांग जी क्या तुम उससे प्यार करते हो? लानवांग जी ने सिर्फ जवाब दिया, मुझे पता नहीं, मुझे सच में पता नहीं। इसके बाद उसने खिड़की की तरफ फिर से देखा और फिर अपने मन में मम्बल करते हुए बोला, मुझे पता नहीं मैं उससे प्यार करता हूँ कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, पर मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं उसे मिस करता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। आयमा ने कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने बोला, आज रात जल्दी सो जाना, कल सुबह तुम्हारा सर्जरी है। ये बोल के आइमा केबिन के बाहर जाते ही लानवांग जी अपने अंदर में छटपटाने लग गया था। ऑलरेडी 3 वीक्स हो गया है, कल सर्जरी है, इसका मतलब और भी बहुत सारे दिन उसे वेट करना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा अपने विंग के पास। मैं आज ही जाऊंगा, मुझे सिर्फ रात का इंतज़ार है।
लानोंग जी रात होने के लिए वेट कर रहा था। रात में डॉक्टर जब उसे चेक करके चला गया। अब उसके कैबिन में सिर्फ एक नर्स था। उसने उस नर्स की तरफ देखते हुए अपने वही डीप एंड कोल्ड टोन में बोला, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। नर्स तुरंत ही उस रूम से चला गया था और नर्स के जाते ही लानोंग जी बेड से उतरने की कोशिश करने लग गया था। और जब भी वो ये कोशिश किया, तुरंत ही एक बहुत ज़्यादा दर्द उसके पूरे बदन को जैसे झंझोर के रख दिया था। उसके पैर से आते हुए वो दर्द, आज सिर्फ उसका प्लास्टर खोला है और अभी वो अपने पैर में खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। दर्द बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। वो ये सह नहीं पाएगा। लेकिन विंग से इतने दिनों का दूरी, विंग को इतने दिन ना देखने का दर्द के सामने तो ये कुछ भी नहीं। विंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सही नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। नहीं, तुम ठीक रहोगे। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास विंग। बस थोड़ा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ये बोलते हुए लानवांग जी ने अपने दांत पीसते हुए वो दर्द को इग्नोर करते हुए अपने पैर में खड़ा हो चुका था और सबके नजरों से बचते हुए वो हॉस्पिटल के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। हर कदम के साथ उसके दर्द से उसके पूरा बॉडी जैसे सुन पड़ रहा था, लेकिन उसे जाना ही पड़ेगा। ये दर्द कुछ भी नहीं है, ये दर्द कुछ भी नहीं है। उसने अपने साथ अपना फ़ोन ले लिया था। उसने ड्राइवर को कॉल किया, हेलो, हॉस्पिटल के सामने आओ 5 मिनट के अंदर। ये बोल के उसने बस फ़ोन को काट दिया था और किसी भी तरीके से दीवारों के सहारा लेके उस हॉस्पिटल से बाहर निकलने लग गया था। हॉस्पिटल से बाहर आते ही उसने देखा कि ये ड्राइवर गाड़ी लेके वहाँ पे खड़ा है। वो तुरंत ही गाड़ी में उठ गया था। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, चलो यहाँ से। ड्राइवर वही किया। वो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वो बस कार को स्टार्ट कर दिया था और आगे बढ़ चुका था। कुछ देर चलने के बाद ही ड्राइवर ने पूछा, सर, हम कहाँ जाने वाले हैं? और इस सवाल को सुनते ही लानवांग जी को लगा कि जैसे कोई उसके माथे पे एक बाल्टी ठंडा पानी डाल दिया है। कहाँ जा रहा है वो? विंग के पास, विंग के घर। लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि उसे विंग का गांव का नाम तक नहीं पता। फिर उसे सिर्फ ये पता है कि विंग एक पहाड़ में रहता है, एक खूबसूरत सा पहाड़ी गांव जहाँ पे एक छोटा सा नदी है और उस नदी के पार पहाड़ी फूलों से घिरा हुआ रास्ता है, जो रास्ता विंग के घर में जाता है, विंग के घर की तरफ जाता है। पर क्या ये काफी है सिर्फ विंग को ढूंढने के लिए? नहीं, ये काफी नहीं है। लानवांग जी के मुंह से सिर्फ निकला, पहाड़। लेकिन कौन सा पहाड़ सर? लानवांग जी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। पहाड़? हाँ, कौन सा पहाड़? बेंजिंग पहाड़ों से घिरा हुआ है। कौन सा पहाड़? कुछ भी नहीं पता। तो क्या इसका मतलब ये है अगर विंग नहीं चाहा तो कोई भी जरिया नहीं है विंग से मिलने का? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लानवांग जी अपने पैर का दर्द को फिर से इग्नोर करते हुए कार से उतर गया था और फिर ड्राइविंग सीट के पास आते हुए अपने कोल्ड टोन में बोला, उतरो। सॉरी सर, उतरो। ड्राइवर तुरंत ही गाड़ी से उतर गया था। लानवांग जी ड्राइविंग सीट में बैठा और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया था, ड्राइवर को उसे मिडनाइट पे उस बीच रास्ते पे छोड़ के। लानवांग जी अपने फोन में मैप खोल के कार में सेट किया और फिर सर्च किया। बेंजिंग के आसपास के सारी पहाड़ी गांव वो पहले देखेगा, उसके बाद एक डीप ब्रीथ लिया वो शुरू करेगा, वो रुकेगा नहीं। अपने टूटे हुए राइट हैंड के दर्द और लेफ्ट पैर के दर्द को फिर से इग्नोर करते हुए लानवांग जी सिर्फ ड्राइव करने लग गया था। बेंजिंग के आसपास घुलमिला के 40 पहाड़ी गांव हैं। 40 गांव 40 गांव, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ढूंढेगा, वो 40 गांव तो क्या, अगर दुनिया के हर पहाड़ी गांव से ढूंढना पड़े विंग के लिए, वो ढूंढेगा। वो पूरा दुनिया को चुप्पा चुप्पा छान मारेगा, लेकिन वो ढूंढेगा, वो रुकेगा नहीं। जो भी हो, बेंजिंग में सबसे पास दिखा रहा है गुलेप्सुप। वो वहीं पे जा रहा है। वो अपने कार को उसी दिशा में दौड़ा रहा है। गुलेप्सुप में पहुंचते पहुंचते सुबह हो गया था, लेकिन वहीं पे पहुंचते ही जैसे लानवांग जी बेबस फील किया। ये वो गांव नहीं है, ये विंग का गांव नहीं है। वो नहीं रुका और अगले गांव के दिशा में चल गया था। लगातार ड्राइव कर रहा था वो, लगातार। शाम होने से पहले उसे अगले गांव पहुंचना ही पड़ेगा, माउंट हुआइंग। लेकिन फिर से निराश। ये भी वो गांव नहीं है। वो विंग के गांव के हर एक कोना जानता है, हर एक गली जानता है, हर एक वो रास्ता जानता है, यहाँ तक कि वो रास्ता भी जहाँ से उनके गांव स्टार्ट होता है। उनके गांव शुरू होता है एक सीढ़ी से, एक पहाड़ी सीढ़ी से
जिसके दोनों तरफ बहुत खूबसूरत से पहाड़ी फूल खिले हैं। और उस सीढ़ी से चढ़ने के बाद एक तीरो गेट आता है और उस तीरो गेट के उस पर ही है विंग के शहर, उसके विंग के शहर। उसके दिमाग में उस गांव की छवि बार बार सिर्फ फ्लैश हो रहा था। वो चलता रहा अगले गांव की तरफ, उसके आगे, उसके आगे और उसके आगे। टियनशियन, इंगरिंग, सुमेर, पंजिरिशन, शिंगापंगमा, जावन, माउदियो, हुआंतो, कुआनताउन, चिनियो, कीसुन। लेकिन हर बार वो सिर्फ निराश ही हो रहा है। वो फिर भी सिर्फ चल रहा है। लगभग 2 हफ्ता हो गया है वो हॉस्पिटल से भाग गया है। मिस्टर हान उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। हजारों बार कॉल किया है, आइमा, हुआनगे, सब। लेकिन लानवांग जी सबको सिर्फ इग्नोर कर रहा है। वो सिर्फ ढूंढ रहा है, अपने विंग के शहर को ढूंढ रहा है। इन्हीं 2 हफ्तों में उसे देख के कोई भी पहचान नहीं पाएगा। कौन बोलेगा कि यही है वो चाइना के नंबर 1 बॉक्सिंग फाइटर, सुपरस्टार एम्परर लान वांगची। उसके आंखों के नीचे काले बैग्स बन गए हैं। बहुत दिनों का दाढ़ी, मैसी बाल, कपड़ा भी गंदा। कोई भी उसे नहीं पहचान पाएगा। उसे सिर्फ अगर भूख लगता है तो वो सिर्फ कुछ ड्राई फ्रूट्स खरीद लेता है और पानी, बस वो ड्राइव करता रहता है। और हाँ, पेन किलर उसके हाथ और पैर के उस दर्द को भूलने में उसे मदद कर रहा है। उसे अगर नींद आ रहा है तो वो कार में ही सो जा रहा है। वो रुका नहीं है, वो चल रहा है, फिर से चल रहा है। 1-2 घंटे सिर्फ रेस्ट करने के बाद वो फिर से चल रहा है। विंग, तुम कहाँ हो? कहाँ है तुम्हारा घर? कहाँ है तुम्हारा शहर? विंग, कहाँ हो तुम? विंग, कहाँ हो तुम मेरा प्यार? लानवांग जी को पता ही नहीं चला उसके मुंह से विंग के लिए ये प्यार वर्ड निकल गया था, लेकिन सच में उसे पता नहीं चला था। वेंजा से अब वो फैंगचांग के सामने खड़ा है, लेकिन अब भी निराशा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लानवांग जी एक डीप ब्रेथ लिया। कुछ देर के लिए वो स्टीयरिंग पे अपना सर रख लिया था और बस सोच रहा था, और कितना वो थक गया है इन 2 हफ्तों में। लेकिन नहीं, थकने पर नहीं चलेगा। उसे 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 चलना पड़ेगा। वो कार से उतर चुका था और सामने का ही एक कन्वीनियंस स्टोर की तरफ आगे बढ़ चुका था। उसे कुछ खाना खरीदना पड़ेगा, उसे भूख लगी है। स्टोर में घुसते ही उसने फील किया सभी का बहुत अजीब सा गेस। सब उसकी तरफ बहुत अजीब निगाहों में उसे देख रहा है। ये तो जाहिर सी बात है ना? मैसी हेयर, फेस में बहुत दिनों का दाढ़ी, गंदा कपड़ा और बहुत दिनों से ना सोए हुए लाल आंखें। कोई भी देख के उसे पागल ही समझेगा, है ना? लेकिन हमेशा टिप टॉप रहने वाले लानवांग जी को आज इन चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो इन सब चीजों के बारे में सोचना छोड़ दिया है। लोग उसके बारे में क्या सोच रहा है। अभी उसका मंजिल है सिर्फ विंग के पास जाना। लानवांग जी कुछ बॉयल एग्स के पैकेट उठा रहा था, तभी एक बच्चा दौड़ते हुए उसके पैर के साथ टकरा के गिर चुका था। लानवांग जी उसकी तरफ देखा। वो बच्चा बहुत क्यूट था। उसने उसे उठने में हेल्प किया। थैंक यू गगा। लानवांग जी भी उसके सर पे पैट करके एक छोटा सा स्माइल दिया। लेकिन तभी उसके मम्मी वहाँ पे आ चुका था और उसे डांटते हुए बोला, हाकू चलो यहाँ से, कितनी बार बोला है इधर उधर मत घूमो। हाँ, तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते, चलो। ये बोल के उस लड़की की माँ ने लानवांग जी की तरफ बहुत सस्पिशियस नजरों से देखने लग गया था। लेकिन लानवांग जी उसके हाथ पकड़ लिया था। वो औरत थोड़ा डर गई थी। लानवांग जी उसके आंखों के डर को नजरअंदाज करते हुए अपने कोल्ड टोन में बोला, अभी क्या बोला तुमने? क्या बोला है मैंने? मेरे हाथ छोड़ो, तुम पागल हो क्या? छोड़ो मेरे हाथ। अभी क्या बोला तुमने? मैं कुछ नहीं बोला। वो औरत और भी डर गया था। मैं कुछ नहीं बोला। अभी तुमने एक नाम लिया था। वो मेरा बेटी का नाम है। क्या था वो नाम? बोलो फिर से। हाकू था मेरा बेटी का नाम। ये बात याद करते ही लानवांग जी के फेस पे मुस्कुराहट आ चुका था। उसके आंखों में चमक आ गया था। उसने उस औरत के हाथ को छोड़ दिया और 90 डिग्री वो करते हुए बोला, थैंक यू सो मच लेडी। और जितना जल्दी हो सके वो आगे बढ़ चुका था। कुछ यादें उसके दिमाग में फ्लैश होने लग गया है। ले जाओ, हमारे गाँव का रेडी बहुत पुरानी गाँव है। तुम्हें पता है हमारे गाँव में बहुत सारी प्रथाएं हैं। असल में बोला जाए तो हमारे गाँव कदीम राज है। हाँ, और तुम उस कदीम राज हाकुनारी के राजदार खूबसूरती हो, है ना? लाजन बहुत चीज़ी बन रहा है। हाँ, वो भी सिर्फ विंग के लिए। इन सारी यादों को याद करते ही लानवांग जी ने बोला,
हाँ, हाकुनरी, उसे याद आ गया। वो कैसे भूल सकता है। वो तुरंत ही गाड़ी में चढ़ गया था और मैप पे सर्च किया। लेकिन ये क्या, मैप में एरर क्यों दिखा रहा है? हाकुनरी का रास्ता नहीं शो हो रहा है। वो थोड़ा शॉक हुआ, इतनी मुश्किल से तो इसे याद आया है, अब मैप का क्या प्रॉब्लम है? आह! बार बार वो कोशिश करने लग गया था, लेकिन बार बार रिजल्ट सेम था, एरर एरर और एरर। तभी लानवांग जी का फोन बजने लग गया था। उसने देखा कि ये मिस्टर हान है। मिस्टर हान ने उसे कॉल किया है। कुछ सोचते हुए उसने उस कॉल को उठा लिया था। हेलो हेलो, वांग जी, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें पता है हमारी हालत क्या है? हम कितने टेंशन में थे। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारा जस्ट प्लास्टर खोला हुआ है, तुम भाग गए। 2 हफ्ते से तुम्हारा कोई अता पता कुछ भी नहीं है। तुम कहाँ पे हो कुछ भी नहीं पता। तुमने अपने ड्राइवर को कॉल किया और हॉस्पिटल से भाग गए, और फिर बीच रास्ते पे तुम ड्राइवर को गाड़ी से उतर के कार लेके भाग गए। तुम आखिरकार कहाँ हो लानवांग जी? क्या तुम्हें पता है तुम हमारे कॉल नहीं उठा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें हमारे बारे में कुछ फर्क पड़ता भी है कि नहीं? मिस्टर हान एक साथ एक ही दम में लगातार इतने सारे सवाल कर लिया था। लानवांग जी के ऊपर इतने सारा शब्द के वार आ चुका था, लेकिन उसने अपना कोल्ड नेचर को मेंटेन किया और डीप टोन में बोला, फैंगचांग से हाकुनरी का डिस्टेंस कितना है? अचानक से ऐसे पलटा क्वेश्चन सुन के वो शॉक हो गया था। मिस्टर हान शॉक हो गया था। क्या क्या डिस्टेंस? बोलिए। रुको, ये काफी दूर है। हाकुनरी, राइट? ये लगभग नॉर्थ के एंड की तरफ है, माउंटेन तांगशान के पास। हाकुनरी काफी दूर है, कम से कम 200 से 300 माइल तो होगा ही। लेकिन सुनो, तुम मुझे ये क्यों पूछ रहे हो? मिस्टर हान आगे का क्वेश्चन जारी रखता, लेकिन उससे पहले उसके फोन कट चुका था। लानवांग जी के फेस पे अब एक स्माइल था। उसने गाड़ी के मैप में सेट किया माउंटेन तांगशान और रूट शो हो रहा था। विंग, अब तुम्हें मेरी पकड़ में आना ही पड़ेगा। अब मुझे तुम्हारा ठिकाना मिल गया है। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे शहर में। लानवांग जी के आंखों में स्पार्क था, खुशी था। वो बस कार को स्टार्ट कर दिया था, आगे की तरफ चल रहा था फुल रफ्तार में। खुशी जैसे उसके दिल को होते हुए बाहर भी उसका रंग दिखा रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश बरस रहा था, लेकिन लानवांग जी कार ड्राइव करती जा रहा था। अब लगभग 2-3-4 घंटा हो गया है। वो लगातार ड्राइव कर रहा है। इन 2 दिन में वो एक बार भी कार नहीं रुका, एक पल के लिए भी अपने आंखें बंद करके रेस्ट नहीं किया। वो बस चल रहा है। विंग को अपने पास पाने की चाहत, खुशी उसे जैसे थका ही नहीं रहा है। वो जैसे अपने हाथ के और पैर के उस दर्द को भी भुला दिया है। उसका दिल सिर्फ दौड़ते हुए जा रहा है हाकुनरी में, विंग के घर में, विंग के पास। बारिश रुक चुका है, अब धूप है। कल पूरी रात वो ड्राइव किया है, बारिश में भी। धीरे धीरे सनराइज हो रहा है। ये अब फजर का वक्त है। ये रास्ता वो जानता है, वो माइलस्टोन ये सब कुछ जानता है। वो लगभग पहुंच चुका है। वो रहा माइलस्टोन, वहाँ पे लिखा है हाकुनरी। खुशी से लानवांग जी लगभग पागल ही हो रहा था। फाइनली वो हाकुनरी पहुंच गया है। यही है वो जगह जहाँ से उसके विंग का शहर स्टार्ट होता है। लानवांग जी कार को रोक चुका था और कार से उतरने गया, लेकिन तभी एक तेज दर्द उसके पूरे बॉडी को जैसे झंझोर कर रख दिया। शिट, 2 दिन से पेन किलर नहीं लिया है उसने। वो दर्द जैसे पहले से भी ज्यादा उसके पूरे बॉडी को जकड़ रहा है। वो क्या करेगा? जो भी हो, लानवांग जी अभी अपने पैर के दर्द की वजह से रुक नहीं सकता ना। वो रहा सामने का वही पत्थर के बना हुआ वो सीढ़ी। इस पहाड़ी के उस पर ही वो गाँव है। उसे चढ़ना ही पड़ेगा इस पहाड़ में, जो भी हो जाए। खुशी और चाहत लानवांग जी के दिल पे जैसे एक ताकत दे रहा था। वो फिर से दांत पीसते हुए इस पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ चुका था। लगातार 2 दिन बारिश होने की वजह से वो सीढ़ियाँ थोड़ा पुराना दिख रहा था। उनमें बहुत सारे फंगस आ गए थे। चारों तरफ के जंगल भी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। यहाँ तक कि उस सीढ़ी के दोनों तरफ जो पहाड़ी फूलों का पौधा था, झाड़ी था, वो सब भी कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। जंगल जैसे कि कुछ ज्यादा ही घने, सीढ़ियाँ जैसे कि कुछ ज्यादा ही पुराने। इसका वजह शायद 2 दिन के लगातार हुए बारिश है।
पहाड़ी झाड़ियाँ हैं, पहाड़ी पेड़ पौधे हैं, बारिश के पानी पाके ज़्यादा तेज बड़ा हो चुका है। लेकिन लानवांग जी इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ आगे बढ़ चुका था। वो रहा वो तोड़ी गेट, वो देख सकता है उसे बस कुछ ही दूरी में। लेकिन ये तोड़ी गेट कुछ पुराना नहीं लग रहा है, कुछ अलग। सिर्फ कुछ ही दिन तो हुआ है ना, सिर्फ बीच का बस कुछ ही दिन। बस इन्हीं कुछ दिनों में गेट का वो पुराना रेड कलर कहाँ चला गया। गेट देख के लग रहा है कि वो बहुत पुराना है, उसका घंटा भी बहुत पुराना है, उसका ब्राइट कलर और नहीं है, जैसे कि जंग लग गया है, बारिश की वजह से ही शायद। हाँ, बारिश की वजह से ही। जो भी हो, लानवांग जी वो भीगे सीढ़ियों से चढ़ते हुए उसके पास जा रहा था, उस गेट के पास। उस गेट के उस पर ही तो विंग है ना? विंग, मैं आ गया हूँ, और बस थोड़ा इस गेट के उस पर ही विंग का शहर है, मेरा विंग का शहर। लानवांग जी को चलने में दर्द हो रहा था, लेकिन उसके दिल की खुशी जैसे उसे फील करने ही नहीं दे रहा था कि उस गेट का पुरानी घंटा, पुरानी रस्सी, सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए बस आगे बढ़ रहा था। वो हाफ रहा था। अपने टूटे हुए पैर को लेके पहाड़ों में चढ़ना सच में बहुत डरावना है, ये बहुत डरावना है। लेकिन विंग के गोदी पे सर रखेगा, ये सोचते सोचते वो कब उन दर्द को भुलाते हुए उस तोड़ी गेट के पास आ चुका था, उसे पता ही नहीं चला। अब वो पहुंच गया तोड़ी गेट के पास, वो पहुंच गया। पहुंच के उस तोड़ी गेट का सहारा लेके वो डीप ब्रीथ लेने लग गया था। कुछ देर बस थोड़ा हाफ रहा था। सांस नॉर्मल होते ही उसने अपने सर को उठाते हुए सीधा खड़ा हुआ और उस गेट के उस पार देखा। लेकिन उसने जो देखा वो देख के वो स्टन हो गया। उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला, विंग। बस यही तक, आज का पार्ट यही तक था। क्या लगता है क्या होने वाला है? लानवांग जी ने अपने टूटे हुए पैर को लेके, अपने टूटे हुए हाथ को लेके हॉस्पिटल से भाग गया था, बदमाश बच्चा। हाँ, अब क्या कर सकता है, प्यार है ही ऐसा चीज। लेकिन जो भी हो, 40 गांव को ढूंढ के आखिरकार उसे पता चला कि हाकुनाड़ी है। याद आया, हाकुनाड़ी में पहुंच भी गया और अपने टूटे हुए पैर को लेके अपने प्यार के खातिर, जो प्यार अभी तक उसे रियलाइज नहीं हुआ, उस प्यार के लिए वो उस टूटे हुए पैर को लेके पहाड़ी में चढ़ा और मंजिल तक वो पहुंच ही गया। लेकिन उसने ऐसा क्या देखा जो कि उसे स्टन कर दिया? पता नहीं क्या है, जानना तो पड़ेगा। तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टोरी को फॉलो करना पड़ेगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना, और बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय।